दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्कैरी नाइट्स में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं कहानी अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए बेहद क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है खौफ के साए। इस कहानी को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले भाग का नाम है पिशाच। तो बिना वक्त ज़ाया करे दोस्तों, मैं कहानी शुरू करता हूँ। मैं प्रोफेसर प्रफुल्ल बनर्जी एक सफल व्यक्ति माना जाता हूँ। यूं तो मेरी आजीविका की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी कोलकाता में है। मेरी प्रवृत्ति मुझको शुरू से ही पराशक्तियों की ओर खींचती है। क्या वास्तव में इस लोक के अलावा कोई दूसरा भी लोक है जिसमें अज्ञात शक्तियां रहती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन वह बराबर मौजूद रहती हैं? उन्हें हम निगेटिव ऊर्जा कहते हैं। देश विदेश में हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाले स्थान क्या वास्तव में ही अभिशापित हैं? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में चक्कर काटते हैं। इस संसार में मैं ही ऐसा हूँ, वैसा नहीं है। मेरी कुछ लोगों से जब भी इस बारे में चर्चा होती है, तब वे लोग भी इस बात पर सहमति दिखाकर मुझसे इन पराशक्तियों पर रिसर्च करना चाहते हैं। इस प्रकार ऐसे ही घूमते घूमते मेरी एक टीम बन गई है। कोई ऐरे गैरे इस टीम में शामिल नहीं थे। विजय आहूजा, जो कि साइंस का बेहद ही ब्राइट स्टूडेंट रहा था, वर्तमान में वो साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। जॉनी डिसिल्वा एक इंजीनियर था, पर बड़े उत्साह से हमारी टीम में शामिल हुआ था। रजनी चावला, जो कि साइकोलॉजी पर पीएचडी कर चुकी थी और वह सीपीजी फाइनल में थी। कृतिका प्रोफेसर के जॉब में थी और वो साथ ही साथ में ज्योतिषाचार्य का भी कोर्स कर रही थी। इसके अलावा तंत्र मंत्र में उसकी विशेष रुचि थी, इसलिए वह भी हमारी टीम में शामिल हो गई। इसके अलावा हमारे 3 सहायक और भी थे, जो कहीं आने जाने में हमारा सामान ले जाते थे, हमारा कैंप लगवाते थे और फिर खाना बनवाते थे। इनके नाम जोनू, बंटी और केशर था। इस प्रकार हमारी पूरी 8 लोगों की टीम बन गई थी। हमने अपना एक सेटअप तैयार किया था। गहरा अंधेरा, गहरे रंग के पर्दे आदि चीज़ों का इंतज़ाम करके हमने अपने कमरे को रहस्यमयी बना लिया था। उसमें हम अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। अब हमने प्रेत आत्माओं को बुलाने वाले मंत्रों पर भी काम करना शुरू कर दिया था। आखिरकार यही जानना तो हमारा उद्देश्य था। उनका आह्वान कैसे किया जाता है, उनको संपर्क कैसे किया जाता है, ये हम सब जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता भी नहीं मिली थी। यह नया संसार था। यह जानना एक नया अनुभव था कि आत्माएं बुरी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। हम सब ने यह तय कर लिया था कि हम अपनी ड्यूटी के बाद शाम का 1 से 2 घंटा इसी रिसर्च में दिया करेंगे, और अगर कोई ऐसा केस आता है कि जहां हमें कहीं जाकर जांच पड़ताल करनी पड़े, तो उसके लिए हम ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी भी ले लिया करेंगे। नहीं तो शाम से लेकर रात का समय हम वहीं बिताएंगे। हमारे सेटअप में कुछ यंत्र भी लगे हुए थे। किसी अजीब आवाज़ को नोट करना, किसी अनजानी ताकत को महसूस करके बल्ब का जल उठना आदि ऐसी चीज़ें थी जो हमें किसी रहस्यमयी ताकत का एहसास कराती थी। लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाते थे तो हमारे पास ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती थी। आज एक ज़ोरदार बहस छिड़ी हुई थी। हमारे भी 2 मत थे। जॉनी और विजय का कहना था कि भूत पिशाच को महसूस करना हमारी मानसिक दशा है। यह एक मानसिक विकार होता है, सिजोफ्रेनिया, जिसमें हमें भ्रम होता है। हमारा दिमाग अलग अलग चित्र बनाने लगता है। जबकि इसके अपोजिट रजनी और कृतिका का मानना था कि भूत पिशाच, ज़ॉम्बी सब होते हैं। अभी हमारी बहस चल ही रही थी कि देहाती से दिखने वाले 2 आदमी हमारे यहाँ आ गए। उन्हें किसी ने हमारे बारे में बताया था, इसलिए वे पता करते करते आ गए थे। उन्होंने हमें नमस्कार किया और मेरे पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गए। पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम दीनानाथ और दूसरे ने अपना नाम भोला बताया। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में एक पिशाच का बहुत बड़ा आतंक है, आप वहाँ चलकर कुछ कीजिए, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। तुम लोग कहाँ रहते हो? साहब, हम इस महानगर के दूसरे एक जंगली इलाके में रहते हैं। शाम होने के बाद वह इलाका सुनसान हो जाता है, फिर वहाँ डर के मारे कोई नहीं आता जाता। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बोलपुर कस्बा है, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर हमारा गांव मोहना है। गांव के बाहर एक बाग है, वह गांव के चारों तरफ इस तरीके से फैला है कि उसे बिना पार किए हम अपने गांव में नहीं जा सकते। उसी बाग में उस पिशाच का आतंक है। हमारे यहाँ के कई लोग उसके चपेट में आकर मर चुके हैं। कई ओझा तांत्रिक यहाँ आकर नाकाम रहे। सुना है आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो जाहिर है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद भरी निगाह से मेरी तरफ देखा।
ठीक है, आप दोनों बैठ जाओ, मैंने उन दोनों से बैठने के लिए कहा। फिर मैंने फ़ोन करके अपने साथियों को बुला लिया। जोनू, बंटी और केशव से सभी सामान तैयार करने को कहा और उनसे कह दिया कि अपने घर में बता देना, आज हम मोहना गांव के बाग में कैंप लगाएंगे। शाम होने से पहले हम सभी वहां पहुंच गए और बाग में कैंप लगाने की तैयारी करने लगे। वहां पर नगरीय चकाचौंध दूर दूर तक नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि वह बाग सचमुच बहुत डरावना था। आज एक रोमांचक एहसास होने वाला था। अभी तक तो हमारे सामने जितने भी केस आए थे वो हल्के फुल्के ही थे, जिनमें से कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम निकले और कुछ मेंटल डिसीजेज निकले। तो कुछ केस वास्तव में अजीबोगरीब थे, जिन्हें हमने मिलकर हैंडल कर लिया। कुछ सामान हमने अपने कैंप में लगाया। हम सभी लोग खा पी कर आए थे। दीना और भोला अपने घर जाने वाले थे। उन्होंने जो भी पिशाच के बारे में बताया वह बहुत खौफनाक था। भोला की आंख में आतंक था। वह बता रहा था पिशाच को रोज खून पीने के लिए चाहिए, उसके मुंह में खून लग चुका है। सबसे पहले हमारे यहाँ जिस आदमी की लाश मिली थी उसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे, तो पहले हमने यही समझा था कि उसे किसी जानवर ने नोच कर खाया है। लेकिन साहब, जानवर इतना समझदार तो नहीं होता कि हर लाश को एक ही तरीके से खाए। जब दोबारा से दूसरी लाश मिली तो उसमें भी वैसे ही निशान थे। गर्दन में दांत गड़ाकर वो खून चूस लेता है। उसे खून की ऐसी लत पड़ गई है कि वह हर रोज़ किसी का शिकार करता है। अगर नहीं मिले तो कोई ना कोई जानवर ही उसका शिकार बन जाता है। यहाँ मानव की गंध मिलने लगी तो वह अवश्य आएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे खोजना नहीं पड़ेगा, वह खुद आपको आकर खोज लेगा। वे दोनों चले गए। रजनी और कृतिका आपस में बातें कर रही थी। उन्हें यह सारी बातें बनाई हुई लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि वे दोनों दारू पीकर झूठ बक रहे हैं। जॉनी और विजय कॉफ़ी तैयार करने लगे। अभी सभी के हाथों में एक एक मग कॉफ़ी की थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा बहुत गहरा था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटे को चीरती हुई कभी कभार झिंगुरों की आवाज़ झन्न झन्न की तरह से हमारे कानों में दौड़ रही थी। बीच बीच में जंगली जानवरों का शोर भी सुनाई देने लगा। अचानक हमें आभास हुआ कि जैसे आसपास कुछ है। किसी की उपस्थिति हमें बेचैन करने लगी। कृतिका और रजनी उठकर खड़ी हो गई। विजय और जॉनी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पैरों की आहट ने सबको बेचैन कर दिया। लाल बल्ब अब जलने लगा था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि कोई यहाँ पर मौजूद है। मैंने बंटी और जोनू को सावधान रहने के लिए कहा। टेंट का एक सिरा ऐसे जोर से हिला जैसे कोई उसे उखाड़ रहा हो। कोई अपनी जगह से हिलकर नहीं जाएगा। मैंने सबको एक एक माला देते हुए कहा। हम सब सुरक्षित घेरे में हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। किसी ने टेंट का सिरा सही करने के लिए एक कदम बाहर रख दिया था। हम सभी लोग अलर्ट थे। कृतिका ने फटाफट तांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। इंतजाम तो सारा उसने पहले से ही करके रखा था। एक बहुत बड़ा सा चौक बनाया था। सिंदूर, हवन, पूजा की सामग्री सब कुछ सजा रखी थी। वह अपने मंत्रों को बुदबुदाने लगी थी। हम सभी अपने अपने स्तर से उसकी घेराबंदी करने लगे थे। आगे किसी कार्यवाही को करते उससे पहले ही एक तेज चीख ने पूरे वातावरण को गूंजा दिया। हम लोगों ने चौंक कर चारों तरफ देखा तो कहीं कुछ नहीं दिखा। हम सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। केशव, सब कहाँ है? टॉर्च का फोकस बाहर पड़ने लगा। बाहर केशव के गले में जो पिशाच लटका हुआ था उसका खून चूस रहा था। उसे देखकर सबके दिल थर्रा गए। उसकी लाल आंखें दब दब चमक रही थी। बाहर निकले हुए दांत केशव के गले में धंसे हुए थे। उसकी भयानक आकृति सबके होश उड़ा रही थी। यह नज़ारा देखने की किसी ने भी उम्मीद न की थी। अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी लोग केशव को बचाने दौड़े। रजनी ने जल्दी से पवित्र जल छिड़का। जॉनी ने पवित्र पुस्तक को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। कृतिका मंत्र उच्चारण कर रही थी। पिशाच केशव को छोड़कर भाग गया। सभी लोग केशव को उठाकर अंदर लेकर आए। उसे लाकर फोल्डिंग चारपाई पर डाल दिया। उसकी गर्दन से बहते हुए खून को डेटॉल डालकर रुई से साफ किया। उसके बाद पट्टी बांध दी। रजनी ने चाय बनाकर उसे पिलाई। उसके बाद केशव बेहोश हो गया। जैसे कि इन आत्माओं और भूत पिशाचों का समय निश्चित होता है। सब लोग सोच रहे थे कि रात के 12 बजे तक उसका आगमन होगा, लेकिन उसने पहले ही हमला कर दिया था। यह काम धोखे में हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने भी सोच लिया था आज इसका खात्मा करके ही हम दम लेंगे। मैंने रजनी से कहा, उसका आह्वान करने की तैयारी करो। हम उसका आह्वान करेंगे और उसको बुलाएंगे, फिर उसे भस्म कर देंगे।
कृतिका ने जो अपना चौक तैयार किया था उसमें उसने पूजा शुरू कर दी। बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया। मंत्र पढ़कर वह उस हवन में सामग्री डालकर उसका आह्वान करती जा रही थी। एक घेरा खींचकर जब उसने उस पिशाच को पुकारा तो चीखता चिल्लाता हुआ वो पिशाच वहां आकर मौजूद हो गया। वह जैसे ही हवन की सामग्री को हवन कुंड की आग में डालती, पिशाच के मुंह से तेज चीख निकलती। अब धीरे धीरे हवन में हम लोग भी शामिल हो गए थे। एक अजीब वातावरण बना हुआ था। आधी रात का समय था। आखिरकार मंत्रों की सरसों पढ़कर कृतिका ने उसे धीरे धीरे मारी तो तुरंत ही वहां से लपटें निकलने लगी। उसके साथ ही उसकी दर्दनाक चीख गूंजने लगी। थोड़ी ही देर बाद वहां कुछ भी नहीं था। वह जलकर भस्म हो गया। काली रात बीत गई। सवेरे तीनों और भोला आए। जब उन्हें पिशाच के हश्र का पता चला तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने जो कहानी बताई थी वह बेहद दर्दनाक थी। उस इलाके में सोमेन नाम का एक आदिवासी रहता था। अपने दोस्त पर वह बहुत विश्वास करता था। उसके दोस्त ने ही उसे पीठ पर खंजर मारा था। वह सोमेन की पत्नी पर ही डोरे डाल रहा था। एक दिन वह उसे अपने साथ जंगल में लेकर गया। वहां चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को वहीं गाड़ दिया। किसी को भी पता नहीं चला था कि उसकी हत्या हो गई है और उसके दोस्त ने ही उसको मार डाला है। सोमेन के दोस्त ने उसकी पत्नी से शादी कर ली। उसी रात सोमेन के दोस्त की हत्या हो गई। सोमेन का दोस्त ही उसका सबसे पहला शिकार बना था। इस प्रकार उस इलाके को पिशाच के आतंक से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस कहानी का नाम था पिशाच। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है दोस्तों, तो आप इस कहानी को लाइक कीजिए और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए वह कहानी बता सकते हैं।